बच्चे अक्सर अपने परिवार के मदद करते हैं रोज के कामों में। और कई बार हम भी बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी बच्चे के साथ कानूनी एग्रीमेंट किया जा सकता है? क्या वो कानूनन वैलिड है? भारतीय कानून के अनुसार जो व्यक्ति 18 साल का नहीं हुआ है उसे माइनर कहा जाता है। और जब बात कॉन्ट्रैक्ट की आती है तो यही उम्र एक बड़ा फर्क पैदा करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइनर के साथ एग्रीमेंट का कानून क्या कहता है। क्या ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है? क्या पूरी तरह से इनवैलिड है और वॉइड है? क्या इसे कुछ अपवाद के साथ भी डिस्कस किया जा सकता है? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन हो सकता है और शायद कुछ ऐसा पॉइंट भी मिले जो आपने पहले नोट नहीं किया हो। तो बने रहिए हमारे साथ और समझते हैं भारतीय कानून में माइनर का एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। अब माहौल को करेंगे थोड़ा एलिवेट। हिंदी और इंग्लिश के साथ हम समझ लेंगे आज का कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको एक जनरल नॉलेज का बात बता दूं। इन इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज void ab initio, मतलब void फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये कॉन्सेप्ट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। लेकिन क्यों माइनर को दिया गया है इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन? भाई, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं रखा गया। इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है। लॉ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है जिसमें कोई भी एडल्ट पर्सन किसी भी माइनर को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। देखो, बाय द वेरी नेचर माइनर को ये मैच्योरिटी नहीं रहता है कि अपने कामों का कंसिक्वेंसेस उसे पता हो। उसे ना पता है कानून, ना पता है दुनियादारी। फिर अगर लॉ उसे प्रोटेक्शन ना दे तो फिर कोई भी आकर माइनर को एक्सप्लॉयट करेगा। अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो फिर आप किसी भी काम के लिए माइनर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर बच्चा बीच रास्ते में काम करना छोड़ दे तो फिर ना आप उनसे कुछ कंपेंसेशन मांग सकते हो, ना आप उसको कंपेल कर सकते हो काम पूरा करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं ए माइनर इज इनकैपेबल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी आपकी है, आप मेजर हो, आपकी जिम्मेदारी है। माइनर को तो लॉ ने फुल प्रोटेक्शन दे रखा है। अगर कोई माइनर आपसे उधारी लेता है एंड आपको किसी तरीके से डाउट होता है कि ये 18 साल का नहीं है, फिर आपको खुद ये पुष्टिकरण करवाना पड़ेगा कि ये बच्चा माइनर है कि मेजर है। क्योंकि कानून में तो आपको कोई रेमेडी नहीं दिया जाएगा बाद में। लग रहा है ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल? आओ फिर जानते हैं कि हमारा कोर्ट क्या कहता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लैंडमार्क केस लॉ, एग्रीमेंट विथ माइनर पे, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903। इस केस का डिसीजन प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया था। इसमें 4 ऐसा प्रिंसिपल्स दिया गया जो आज भी वैलिड है। पहला, कि माइनर के साथ एग्रीमेंट void ab initio होता है, void from the very beginning as we discussed। दूसरा, there is no estoppel against the minor, मतलब अगर माइनर ये प्रिटेंड करता है कि वो 18 साल का है फिर भी बाद में जाकर वो अपने वाक्य से मुकर सकता है। एंड अगर मुकर गया तो कोई लायबिलिटी उसका ऊपर नहीं रहेगा। तीसरा, एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। अब रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को फिर से जिंदा करना, मतलब 18 साल मेजर होने के बाद पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस को फिर से रिवाइव करना। बट हमने देखा कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, शुरुआत से वॉइड है। इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखो, ये एग्रीमेंट अगर शुरुआत से वॉइड है
ये अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर हम कैसे इसको पुनर्जीवित करेंगे? सो वी कैन नॉट रिवाइव एंड इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। एंड फोर्थ पॉइंट, नो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज अप्लाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर ना डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर कैसे अप्लाई हो सकता है? ये चार प्रिंसिपल्स जो दिया गया था इस केस में, ये अभी तक फॉलो किया जाता है। इस केस का थोड़ा सा फैक्ट आपको बता दूं। एक माइनर ने अपने प्रॉपर्टी किसी के पास मॉर्गेज रखा था एंड बदले में उससे कुछ पैसा लिया था, लेकिन बाद में जाकर वो अपने उधारी चुकाने से मना कर दी एंड ही टुक द प्ली इन द कोर्ट दैट ही इज अ माइनर। एंड एंड पे जाके कोर्ट ने माइनर का ही सुना। ये बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैं इस वर्ड को बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ ऐसा सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इसका लॉ पॉइंट पता हो जाए। तीन सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई सेक्शन 10 में ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। अब भाई कौन है ये कॉम्पिटेंट पार्टीज? ये लिखा है सेक्शन 11 में, जो कहता है कि पहली बात उसको एक मेजर होना पड़ेगा। अब मेजोरिटी के लिए सिंपल से डेफिनेशन हमारे मेजोरिटी एक्ट में दिया गया है, जिसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है या 18 साल का ऊपर है वो है मेजर। फिर इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि माइनर 18 साल का नीचे है। दूसरी पॉइंट, इस व्यक्ति को साउंड माइंड का होना चाहिए। लेकिन अगर कानून ने आपको मना करके रखा है कि आप ये डीलिंग नहीं कर सकते तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिंपली competency of the party is dependent on 3 points which is given in section 11। लेकिन भाई ये साउंड माइंड पर्सन क्या होता है? ये दिया गया सेक्शन 12 में, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकता है एंड अपने फेवर में कुछ रैशनल जजमेंट बना सकता है, वही ना होगा साउंड माइंड पर्सन। तो पूरे सिनेरियो को एक बर्ड्स आई व्यू लेकर समझो। एक माइनर पर्सन ना कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, ना उसको टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में आता है, ना उसको लॉ पता होता है। अगर ये समझ में ही नहीं आता तो फिर अपने फेवर में कैसे वो जजमेंट क्रिएट करेगा? लेकिन भाई हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अपने को कुछ लाभ हो, लेकिन पर्सन को अपना लाभ नुकसान के बारे में पता ही नहीं है। Now, by reading the Bare Act only, we can beautifully come to this conclusion that an agreement with a minor is void from the very beginning। तो माइनर ने अगर कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 18 साल होने का बाद भी हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदल नहीं सकते, उसको जिंदा नहीं कर सकते। मतलब लीगली कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोर्ट इसे एनफोर्स नहीं करेगा। हर सिक्के का दो पहलू होता है, इसका भी कुछ अपवाद है। देयर आर सम एक्सेप्शंस। अगर हमने किसी माइनर को उसके नेसेसिटी प्रोवाइड किया, मतलब एडुकेशन, फूड, सेफ्टी, हेल्थ केयर, सब कुछ उसको प्रोवाइड किया, तो फिर हमारे भी तो कुछ खर्चा आया, उसका भरपाई कौन करेगा? लॉ कहता है कि माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, बट बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी पर्सन को कुछ खर्चा आता है तो फिर उसका भरपाई माइनर के प्रॉपर्टी से किया जाएगा, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द माइनर, बिकॉज दैट पर्सन एंड दैट माइनर इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक रिलेशनशिप। एक गार्जियन भी अपने माइनर के लिए एग्रीमेंट कर सकता है, बट इट शुड बी ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर।
फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने किसी एक पर्सन को उस माइनर का गार्जियन अपॉइंट किया। नाउ द गार्जियन हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सेल दैट प्रॉपर्टी। ही हैज टू प्रूव दैट ही इज सेलिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। अब तीसरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। ये है अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 33(2)(b। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर माइनर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कोई भी पर्सन अपना प्रॉपर्टी माइनर को देता है, अगर ये प्रॉपर्टी माइनर सोल्ड आउट नहीं कर देता, द प्रॉपर्टी इज स्टिल ट्रेसेबल, मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ एंड एग्जिस्टेंस में अभी भी है। देन कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि माइनर पर्सन आप प्रॉपर्टी को रिस्टोर करो। दिस इज द मॉडर्न स्टांस ऑफ इंडियन लॉ। मेरा उम्मीद है कि एग्रीमेंट विथ माइनर का पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका। अब अगर आपने वीडियो को एंड तक सुना, देखा, समझा, तो फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना कमेंट वीडियो के नीचे डाल दो। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल आउटपुट होगा आपके तरफ से। हम इसी तरह लॉ के छोटी छोटी बातों को आपके तरफ पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए चैनल को एक सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम। I wish you all the best in your legal journey.